बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम लोग जदीद अफ़सानवी नसर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने जदीद अफ़सानवी नसर की ख़ुसूसियात और तारुफ़ हासिल किया। आइए आज हम जदीद अफ़सानवी अदब के मशहूर अक़साम पर गुफ्तगू करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम क़दीम और जदीद अफ़सानवी अदब की यकसानियत वाली चीज़ पर बात करें तो हमको मालूम होगा जहाँ लफ्ज़ अफ़सानवी आ जाए तो उस अदबी फ़न पारे का बुनियाद कहानी होती है। तो जैसे अफ़सानवी अदब में दास्तान, नावल, अफ़साना, ड्रामा और अफ़सानचा और नावलिट का शुमार होता है। इन सारी चीज़ों का बुनियादी चीज़ कहानी है। अब अगर हम आगे गुफ्तगू करते हैं तो मालूम होता है कि जदीद और क़दीम में हमने जहाँ जदीद की तारीफ़ पढ़ी और क़दीम किसे कहते हैं ये भी हमने तारुफ़ हासिल किया, तो हमारे पास ये बात सामने आती है कि दास्तान को क़दीम अदब में रखा जाएगा, जिसे क्लासिकी अदब, जो एक राइज इस्तिलाह है, उसे क्लासिकी अदब कहते हैं, जो कि क्लासिकी अदब का हिस्सा है। और अगर हम जदीद अफ़सानवी अदब में देखा जाए तो कौन से असनाफ़ अदब आते हैं, तो हमको मालूम होगा कि दास्तान के बाद जो सिन्फ़ उर्दू अदब में मुतारिफ़ हुई वो सबसे पहली सिन्फ़ नावल है। और नावल किस ज़माने की देन है, तो ये भी हमारे सामने, ये भी हमारे पेश नज़र होना चाहिए कि अंग्रेज़ों की आमद के बाद अंग्रेज़ी अदब से मुतासिर होकर, अंग्रेज़ी फ़िक्र व ख़याल से मुतारिफ़ होकर ये सिन्फ़ अदब हमारे उर्दू अदब में मुतारिफ़ हुई और इसने बहुत कम वक्त में अपना मकाम भी बनाया। तो एक क़त्ल फ़ासिल खींचता है कि नावल जदीद अफ़सानवी अदब की बुनियाद है और नावल से पहले जितने अफ़सानवी अदब हो वो क़दीम है। अब जितने अफ़सानवी अदब हो ये कहना तो करीब मुझे लगता है मुनासिब नहीं, क्योंकि जितनों में जमा का सीगा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज़ायद होंगे। तो हमको यहाँ मिलता है कि सिर्फ नावल से पहले बाज़ाब्ता तौर पर अफ़सानवी अदब के ज़ुमरे में कोई सिन्फ़ आती हैं, जो कोई सिन्फ़ें नज़र आती हैं तो वो दास्तान है। इसलिए क़दीम अफ़सानवी अदब में सिर्फ एक सिन्फ़ अदब का शुमार होता है जो कि दास्तान है। और जदीद के अंदर आ जाए तो हम देखते हैं तो कौन कौन से अक़साम हैं। तो हमको यहाँ नावली के वतन से निकला हुआ एक और अदबी फ़न पारा नावलिट, फिर नावलिट के बाद जो अदबी फ़न पारा मुतारिफ़ हुआ वो अफ़साना, और आज जदीद दौर में जो अदबी फ़न पारा जिस पे नए तजुर्बात हो रहे हैं वो है अफ़सानचा, यानी नावल की कोख से नावलिट के बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक सिन्फ़ सुख्म, जो कि मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी अदब से मुतारिफ़ हैं, मुतासिर हैं और अंग्रेज़ी फ़न के एतबार से लिखी भी गई हैं, तो वो अफ़साना है। इसीलिए आज के दौर में जैसे सिन्फ़ शायरी के हवाले से कहते हैं कि ये सदी गज़ल की सदी है, वैसे ही अफ़सानवी नसर के एतबार से कहा जाता है कि ये सदी अफ़साने की सदी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम बाज़ाब्ता तौर पर अक़साम पर ज़िक्र करें तो हमारे सामने ये 3 किस्में या 4 किस्में हमारे सामने हैं। एक नावल, दूसरे नावलिट और तीसरे अफ़साना। अफ़सानचा भी एक हिस्सा है लेकिन मुस्तक़ल इस पर मौज़ूए बहस नहीं बना। अदबी फ़न पारों में अभी उसका वो शुमार व मकाम हासिल नहीं कर पाया, या नाक़दीन और उदबा की नज़र में भी वो मकाम हासिल नहीं कर पाया जिसे बाज़ाब्ता तौर पर उर्दू अदब की एक तरक्की याफ्ता सिन्फ़ माना जाए। बहरहाल इस पर गुफ्तगू हो रही है। तो यहाँ पर शामिल निसाब 3 किस्मों पर, 3 अक़साम पर गुफ्तगू करना है, जिसमें से एक है नावल, दूसरे हैं अफ़साना, दूसरे हैं नावलिट और तीसरे हैं अफ़साना। अगर हम उर्दू अदब में नावल की तारीफ़, नावल का मफ़हूम
اور ناول کا آغاز و ارتقاء، ان تین موضوعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کریں تو ہم کو ناول کا ایک مکمل تعارف حاصل ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں نے تمہیدی گفتگو میں کہا ہوں کہ داستان کے بعد اگر کوئی صنف نثر، افسانوی صنف نثر اردو میں متعارف ہوئی تو وہ ناول ہیں۔ اس کی وجوہات بھی بتائی کہ جیسے انگریزوں کی آمد ہوئی، مغلوں کا دور ختم ہوا، بادشاہی نظام ختم ہوا، جاگیردارانہ نظام ختم ہوا، سرمایہ دارانہ نظام ختم ہوا اور ایک نئے نظام نے ہمارے معاشرے میں آنکھ کھولی۔ تو نئے نظام کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، جہاں فرصت کے ایام میں لوگ داستانیں سنتے تھے، آج پورا نظام بدل گیا، لوگوں کے پاس کی فرصت کے ایام ختم ہو گئے، وہ لمبی چوڑی داستانیں اور کہانیاں سنانے کا مزاج ختم ہو گیا، تو اس لیے ایک نئی صنف نے جنم لیا تھا۔ اب لوگ چاہتے بھی تھے کہ داستان جس طریقے سے مافوق الفطرت عناصر کی بھرمار سے لبریز تھی، اور اب نئے زمانے میں ان مافوق الفطرت عناصر کو سائنٹیفک درجے میں پرکھا جا رہا تھا، اس کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت اور مرتبہ آج کے زمانے میں نہیں تھا۔ اس لیے جدید زمانوں اور جدید تقاضوں کو، جدید مسائل کو پیش کرنے والا کوئی فن پارہ چاہیے تھا۔ تو یہ فن پارہ ناول کی صورت میں ہم کو انگریزی ادب سے ملتا ہے اور انگریزی ادب سے اردو میں آتا ہے۔ ناول، اگر اس لفظ کی تعریف، اگر یہ لفظ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ناول یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ ناول یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے اور لفظ ناولا سے ناول بنا ہے۔ اطالوی زبان میں، انگریزی ادب میں ناول کو، اطالوی زبان کا جو بنیادی لفظ تھا وہ ناویلا تھا۔ اب وہ ناویلا جب اردو ادب میں آیا تو وہ ناول بن گیا۔ ناول کے معنی ہی نئے کے ہیں، نئے کے۔ اب جب قدیم سے جدید کی طرف آیا یا اردو ادب میں کوئی ایک نئی صنف متعارف ہوئی، وہ ناول کہلائی، یعنی ایک نیا ادبی فن پارہ۔ تو اردو میں ناولا سے، انگریزی سے ناولا سے ناول بنا، اور ناول اسی معنوں میں، جن معنوں میں وہاں استعمال ہوتا تھا، ہمارے پاس رائج الوقت ہوا۔ ناول ادب کی ایک اہم اور مقبول صنف ہے۔